हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जैविक प्रक्रिया पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन का लेक्चर 13, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एंड देयर मैनेजमेंट। ओके, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि जो पेड़ पौधे होता है उसमें अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पौधों में ज़्यादातर पदार्थों का उपयोग किसी न किसी तरीके से हो जाता है। ओके, तो जो पौधों में जितने भी पदार्थ होता है अर्थात ज़्यादातर जितने भी पदार्थ होता है उसका उपयोग किसी न किसी तरीके से ही हो जाता है। कुछ पदार्थ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी पौधे की सतह के रंध्रों या अंतरकोशिकीय अवकाश से विसरण द्वारा निकल जाते हैं। ओके, तो कुछ पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी पौधों की सतह से रंध्रों या अंतरकोशिकीय अवकाश से विसरण के द्वारा निकल जाता है। ओके, क्या पौधों को इन पदार्थों की जरूरत होती है? यदि हाँ, तो ये क्यों निकल जाते हैं? ओके, तो हाँ, इन पौधों को हाँ, पौधों को इन पदार्थों की जरूरत होती है। यदि हाँ, तो ये क्यों निकल जाती है? इसलिए निकल जाता है क्योंकि जो पेड़ पौधे होता है अपना जो पूर्ति होता है वो पूर्ण कर लेते हैं। जो बचत जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो पानी को वह वापस बाहर निकल जाता है। इस वजह से क्या होता है, इन पौधों को तो इस पदार्थों की जरूरत होती है, तो इसलिए क्या होता है वह अपना जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करके क्या होता है वह निकल जाता है। ओके, इस वजह से क्या जो पेड़ पौधे द्वारा जो अपना रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। किस विधि के द्वारा? जैसे कि विसरण जैसे कि विसरण विधि के द्वारा। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनी अतिरिक्त ऑक्सीजन जो श्वसन में उपयोगी नहीं होती रंध्रों के द्वारा निकल जाते हैं। ओके, तो दिन के समय में जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है, दिन में ही होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या है, प्रकाश की उपस्थिति का होना आवश्यक होता है। इस वजह से क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है, दिन के समय होता है। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनी अतिरिक्त ऑक्सीजन जो श्वसन में उपयोगी नहीं होते रंध्रों के द्वारा निकल जाते हैं। ओके, तो इस वजह से जो दिन के समय जो बनी ऑक्सीजन गैस होता है वो जो श्वसन में उपयोगी नहीं होता है वह रंध्रों के द्वारा निकल जाता है। जबकि श्वसन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किया जाता है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की होता है उसका प्रयोग किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। परंतु रात में जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती जाती है तब अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा बाहर निकलते हैं। ओके, तो ठीक इसी प्रकार जो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होता है धीरे धीरे कम होता जाता है, तो इस वजह से क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाता है। वाष्पोत्सर्जन अर्थात वाष्प के उत्सर्जन के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्तियां, तना या फल के से अतिरिक्त पानी तथा कुछ अन्य पदार्थ निकलते हैं। ओके, तो वाष्पोत्सर्जन अर्थात वाष्प के उत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, जैसे कि पानी हो गया, जो अतिरिक्त वाटर या अतिरिक्त पानी होता है वह पत्तियां, तना, फल के द्वारा बाहर निकल जाता है। इनके अलावा पौधों में अधिकांश कार्बनिक पदार्थ है जिनका निष्कासन जरूरी है मृद ऊतकों में संचित हो जाता है। तो जैसे कि पदार्थ में क्या होता है, कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होता है जिनका निष्कासन क्या है बहुत ही आवश्यकता होता है। तो क्या होता है, पौधे की मृत कोशिका जो पौधे की मृत ऊतक होता है उसमें ही संचित हो जाता है। समय समय पर गिरने वाले पत्तों, फूलों तथा छाल के द्वारा इनका निष्कासन हो जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होता है, जो पेड़ पौधे होता है क्या करता है समय समय पर अपने पत्ती को झड़ा देते हैं या फिर फूल गिरता है या फिर अपने छाल के द्वारा इसका क्या कर दिया जाता है, तो वह निष्कासन कर दिया जाता है। बहुत से खनिज लवण भी पौधे की मृत ऊतक में जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो खनिज लवण होता है वो पौधे की मृत ऊतकों में ही जमा हो जाते हैं। ये अक्सर कोशिका रिक्तिका में संचित रहता है जो समय समय पर पौधे के शरीर से बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि ये अक्सर कोशिका रिक्तिका में उपस्थित होता है जो समय समय पर पौधों के शरीर से बाहर कर दिया जाता है। कुछ पदार्थ जल द्वारा मिट्टी से निकल जाते हैं। जलीय पौधे से ऐसे पदार्थ सीधे पानी में निकल जाते हैं। तो इस प्रकार जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो मिट्टी से निकल जाते हैं, जो जल द्वारा क्या होता है मिट्टी से निकल जाता है, और जलीय पौधे से ऐसे पदार्थ सीधे पानी में ही निकल जाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो पेड़ पौधे में अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किस प्रकार से होता है। ओके, क्या आप जानते हैं पौधे के कुछ पदार्थ जैसे लेटेक्स, गोंद, रेजिन, टेनिन और एल्कलॉइड जिनको सामान्य तौर पर अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है, परंतु अधिकांश पौधों में ये पदार्थ उनकी प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं। ओके, तो जैसे कि पौधे में कुछ पाए जाने वाले जैसे पदार्थ जैसे कि लेटेक्स हो गया, गोंद हो गया, रेजिन, टेनिन और एल्कलॉइड जिसको क्या है सामान्य तौर पर इसको क्या बोला जाता है अपशिष्ट पदार्थ, परंतु इसका अधिकांश उपयोग कहा जाता है कि पौधों में पदार्थ उनकी प्रतिरक्षा में सहायक होता है। ओके, उसकी प्रतिरक्षा में सहायक होता है।
इन पदार्थों को हम अपने लिए भी उपयोग में लाते हैं। उदाहरण रबर के पौधों के लेटेक्स से हम रबर बनाते हैं। ओके, तो इन पदार्थों की क्या है, जो माना है उसको भी उपयोग, जो माना होता है उसका क्या होता है, जो हम लोग है इसको क्या है उपयोग में लाते हैं। जैसे कि रबर के पौधे के लेटेक्स हो गया, इसका भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि गोंद हो गया, इस प्रकार से क्या इसका उपयोग में लेते हैं। तटीय क्षेत्र में उगने वाले एक विशेष प्रकार के पौधे के समूह जिन्हें मैंग्रोव कहा जाता है, उनकी पत्तियों के आधार पर नमक ग्रंथियां होती है। जैसे कि तटीय क्षेत्र अर्थात तट वाले क्षेत्र में उगने वाले एक विशेष प्रकार के पौधे कौन है, जैसे कि मैंग्रोव, क्या बोला जाता है मैंग्रोव। उनकी जो पत्तियों के आधार पर क्या है नमक ग्रंथियां होती है। जड़ द्वारा अवशोषित नमक इन ग्रंथियों के द्वारा पत्ती की सतह से निकल जाता है। ओके, तो जो नमक हो क्या होता है, तो जड़ द्वारा अवशोषित करना अर्थात जो मैंग्रोव जो पौधा होता है उसको क्या करता है, जड़ के द्वारा उसको अवशोषित करता है, और जो नमक होता है इन ग्रंथियों के द्वारा पत्ती की सतह से निकल जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट के बारे में समझ आया होगा कि जो पेड़ पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट या प्रबंधन होता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीवों में जैविक प्रक्रिया। ओके, तो चलिए हम लोग एक कोशिकीय जीवों में जैविक प्रक्रिया के बारे में समझेंगे कि जो एक कोशिका वाला जीव होता है उसमें जीव जैविक प्रक्रिया किस प्रकार से होता है। ओके, तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो ऐसा जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहता है। एक कोशिकीय जीव किसे कहता है, तो ऐसा जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहता है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, एक कोशिकीय जीव अर्थात एक कोशिका। ओके, आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि एक कोशिका जीव किसे कहते हैं, तो ऐसा जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो ऐसा जीव जिसमें एक दो या दो से अधिक कोशिका होता है उसको क्या बोलता है, बहुकोशिकीय जीव कहता है। ओके, चित्र 17 में अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को दर्शाया गया। जैसे कि हम लोग चित्र 17 में समझ सकते हैं, जो चित्र 16 है उसमें बताया गया अमीबा में पोषण। हमने पढ़ा है कि एक कोशिकीय जीव का शरीर पर्यावरण से सीधे संपर्क में होता है। ओके, तो जो एक कोशिकीय जीव होता है उसका जो शरीर होता है सीधा डायरेक्ट क्या होता है, पर्यावरण के सीधे संपर्क में होता है। अतः भोजन, गैसीय आदान प्रदान व अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन शरीर की पूरी सतह या उसके किसी विशिष्ट भाग से होता है। तो इस प्रकार से क्या है, उस जीव में होने वाले जो क्रिया जैसे कि भोजन हो गया, गैस का आदान प्रदान हो गया, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन शरीर की पूरी सतह या उसके लिए विशिष्ट भाग से होता है। इनकी जैविक प्रक्रिया कोशिकांगों के द्वारा संपन्न होता है। ओके, तो इस प्रकार से इनकी जैविक प्रक्रिया होता है वो कोशिका के अंग के द्वारा अर्थात कोशिकांगों के द्वारा ही संपन्न होता है। ओके, तो चलिए इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र सिस्टम में प्रदर्शित किया गया अमीबा में पोषण। तो सबसे पहले क्या है, एक कोशिकीय जीव या एक कोशिकीय जीव क्या है, अमीबा। ओके, तो ये क्या है, इमेज में दिखाया गया केंद्र रखा, ये क्या है, खाद्य के कण। ओके, ये क्या है, डायरेक्ट एनवायरनमेंट अर्थात डायरेक्ट पर्यावरण से जुड़े होते हैं। इस वजह से यहाँ क्या है डायरेक्ट इसको क्या करता है, अपने भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ओके, तो ये खाद्य की कण है, उसके पश्चात क्या होता है, पाताव या कुटपाद। ओके, तो इसको क्या करता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उसको जो खाद्य के कण है वो अपने और अट्रैक्ट करता है। समय क्या करता है, खाद्य रिक्तिका खाद्य कण। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसको क्या कर लिया, कवर कर ले, उसके पश्चात उसके क्या है अपने में सम्मिलित कर लिया अर्थात उस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त कर लिया। अर्थात इस प्रकार से एक कोशिकीय जीव में जैविक प्रक्रिया होता है। ओके, और इसको याद रखिएगा कि जो एक कोशिकीय जीव होता है क्या होता है, डायरेक्ट एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण से संपर्क में रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।